नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें वीरता भी है, प्रेम भी और त्रासदी भी। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की कहानी। हाँ बिल्कुल। पृथ्वीराज चौहान मतलब दिल्ली के आखिरी हिंदू सम्राट माने जाते हैं और उनके बारे में तो कई किस्से हैं, जैसे बचपन में शेर से लड़ना या फिर वो शब्दभेदी बाण वाली बात। सही कहा। और उतनी ही मशहूर है उनकी प्रेम कहानी कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता के साथ। तो चलिए आज इसी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं, जैसा हमें पुराने काव्यों खासकर पृथ्वीराज रासो से पता चलता है। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है दिल्ली के सिंहासन से। पृथ्वीराज के नाना थे अनंगपाल, दिल्ली के सम्राट। अब उनका कोई बेटा तो था नहीं। हाँ, तो उन्होंने अपनी बेटी के बेटे यानी पृथ्वीराज को अपना वारिस चुना। अजमेर के राजा पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर चौहान की सहमति से ये हुआ। पर ये सब इतना आसान नहीं था। काफी संघर्ष हुए, राजनीतिक दांव पेच चले, उसके बाद ही पृथ्वीराज दिल्ली के सम्राट बन पाए। और उसी दौर में कन्नौज में राजा जयचंद्र का राज था। हाँ। उनकी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी संयोगिता। हाँ, संयोगिता। और दिक्कत ये थी कि जयचंद्र और पृथ्वीराज में आप कह सकती हैं कि राजनीतिक दुश्मनी थी। जयचंद्र पृथ्वीराज की बढ़ती शोहरत से शायद कुछ जलते भी थे। यहीं से कहानी में प्रेम का मोड़ आता है ना? बिल्कुल। हुआ यूं कि एक चित्रकार था पन्ना राय। वो कई राजाओं और योद्धाओं के चित्र लेकर कन्नौज पहुंचा। अच्छा। और उन चित्रों में पृथ्वीराज का चित्र भी था। अच्छा। तो जब कन्नौज की राजकुमारियों और सहेलियों ने वो चित्र देखा तो वे पृथ्वीराज के रूप और तेज पर मोहित हो गईं। बातें राजकुमारी संयोगिता तक भी पहुंची। तो वो भी देखने गई होंगी उत्सुकतावश। हाँ बिल्कुल, अपनी सहेलियों के साथ गईं चित्र देखने। और कहते हैं कि जैसे ही संयोगिता ने पृथ्वीराज का चित्र देखा, बस पहली नजर में ही अपना दिल दे बैठी। लेकिन पिता तो दुश्मन थे। वही तो, जयचंद्र और पृथ्वीराज के बीच कट्टर दुश्मनी। तो मिलन आसान कहाँ था। उधर दिल्ली में क्या हुआ? क्या पृथ्वीराज को भी पता चला संयोगिता के बारे में? हाँ, वही चित्रकार पन्ना राय बाद में दिल्ली गया और उसने संयोगिता का एक खूबसूरत चित्र पृथ्वीराज को दिखाया। और काव्य के अनुसार चित्र देखकर पृथ्वीराज के मन में भी संयोगिता के लिए प्रेम जाग उठा। तो मतलब दोनों तरफ से प्रेम था, पर बीच में दीवार थी दुश्मनी की। सही। और फिर आया कहानी का सबसे नाट्यकीय मोड़, संयोगिता का स्वयंवर। हाँ, राजा जयचंद्र ने बेटी का स्वयंवर तो रखा, पर अपनी दुश्मनी की वजह से या कहिए ईर्ष्या की वजह से पृथ्वीराज को न्योता ही नहीं भेजा। न्योता नहीं भेजा, वो तो ठीक है, पर अपमान करने के लिए पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति बनवाई और उसे द्वारपाल की जगह खड़ा कर दिया। सोचिए, ये तो बहुत बड़ा अपमान था। फिर स्वयंवर में क्या हुआ? स्वयंवर शुरू हुआ। बड़े बड़े राजा महाराजा आए। संयोगिता वरमाला लेकर सभा में आई। उनकी नजरें पृथ्वीराज को ढूंढ रही थीं, पर वो कहीं नहीं थे। फिर उनकी नजर पड़ी दरवाजे पर रखी उस मूर्ति पर, और उन्होंने तय कर लिया कि वो माला उसी मूर्ति को पहनाएंगी। अच्छा, मूर्ति को? हाँ, लेकिन जैसे ही वो माला पहनाने के लिए आगे बढ़ी, क्या हुआ? ठीक उसी वक्त बिल्कुल फिल्मी अंदाज में पृथ्वीराज खुद वहां आ गए। और संयोगिता ने जैसे ही माला आगे बढ़ाई, वो सीधे पृथ्वीराज के गले में पड़ गई। अरे वाह, फिर तो हंगामा हो गया होगा। हंगामा। जयचंद्र तो आग बबूला हो गए। गुस्से में तलवार निकाल ली उन्होंने, संयोगिता को मारने दौड़े। क्या, अपनी बेटी को? हाँ, लेकिन पृथ्वीराज ने फुर्ती दिखाई। उन्होंने संयोगिता को उठाया, अपने घोड़े पर बिठाया और तेजी से दिल्ली की ओर निकल पड़े। जयचंद्र देखते रह गए होंगे। बिल्कुल। ये घटना दोनों राजाओं के बीच की दुश्मनी को और भी गहरा कर गई। और इसी का नतीजा शायद आगे चल के भयानक हुआ। हाँ, कहते हैं कि अपने अपमान का बदला लेने के लिए जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया। वही मोहम्मद गौरी जिसने पहले भी कई बार दिल्ली पर हमला करने की कोशिश की थी। हाँ, सुना है पृथ्वीराज ने गौरी को पहले कई बार हराया था। पृथ्वीराज रासों में तो लिखा है कि 16 बार हराया था और हर बार उदारता दिखाकर उसे जिंदा छोड़ दिया। लेकिन इस बार शायद जयचंद्र का साथ मिलने से गौरी की ताकत बढ़ गई। बिल्कुल, इस बार समीकरण बदल गए थे। भयंकर युद्ध हुआ। ये 17वीं लड़ाई थी शायद, और इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए। उन्हें बंदी बना लिया गया। और फिर उनके साथ बहुत बुरा सुलूक हुआ है ना? हाँ, बहुत यातनाएं दी गईं। कहते हैं कि उनकी आंखें गरम सलाखों से फोड़ दी गईं। बहुत दुखद। और फिर कहानी का वो आखिरी सबसे ज्यादा चर्चित हिस्सा आता है, शब्द भेदी बाण का। हाँ, चंदर बरदाई वाला किस्सा। जब गौरी ने पृथ्वीराज को मारने का फैसला किया, तब उनके दोस्त और राजकवि चंदर बरदाई
जो उनके साथ ही बंदी थे। उन्होंने गौरी को पृथ्वीराज की एक खास कला के बारे में बताया। कौन सी कला? शब्द भेदी बाण चलाने की कला, यानी आवाज सुनकर बिना देखे सिर्फ आवाज की दिशा में निशाना लगाने की कला। अच्छा, तो गौरी को यकीन नहीं हुआ होगा? शायद नहीं, वो रोमांचित भी हुआ और उत्सुक भी। उसने इस कला का प्रदर्शन देखने का आदेश दिया। फिर? प्रदर्शन का इंतजाम हुआ। पृथ्वीराज को धनुष बाण दिए गए, चंद्रबरदाई भी वहीं थे। और जब गौरी ने कुछ कहा या कोई आवाज की तो चंद्रबरदाई ने एक दोहे में पृथ्वीराज को इशारा दिया। वो मशहूर दोहा? हाँ, वही। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। इस दोहे से उन्होंने गौरी के बैठने की सही जगह बता दी। बिल्कुल। और पृथ्वीराज ने, जो देख तो सकते नहीं थे, सिर्फ उस दोहे के हिसाब से और गौरी की आवाज के अंदाजे से बाण चलाया। और निशाना सीधा गौरी को लगा? हाँ, निशाना अचूक था। गौरी वहीं ढेर हो गया। लेकिन फिर पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई का क्या हुआ? कहानी के अनुसार दुश्मनों के हाथों अपमानजनक मौत से बचने के लिए दोनों वीरों ने, पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ने, एक दूसरे को कटार मारकर अपने प्राण त्याग दिए। और संयोगिता? जब संयोगिता तक दिल्ली में ये खबर पहुंची तो वो भी एक वीरांगना की तरह सती हो गई। अपने पति के साथ ही उन्होंने भी प्राण दे दिया। तो इस तरह अंत हुआ इस प्रेम कहानी का। हाँ, एक वीर गाथा, एक प्रेम कहानी जो इतिहास और काव्य में हमेशा के लिए अमर हो गई। पृथ्वीराज और संयोगिता की ये कहानी आज भी वीरता, प्रेम और बलिदान का प्रतीक मानी जाती है। बिल्कुल। ये कहानी दिखाती है कि कैसे इतिहास, काव्य और लोक कथाएं मिलकर किसी व्यक्तित्व की छवि गढ़ते हैं। आज की कहानी में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल आज की कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, वो जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लेकर आए तो आपको पता चल जाए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार। नमस्कार।